जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आपका जो मैथ का सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट हो गया है और जिन लोगों का अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है वह लोग सबसे पहले जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करो और साथ में ही आप लोग इस मॉक टेस्ट की जो सीरीज स्टार्ट हुई है इसको भी आप लोग दो, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको अब मिक्स्ड क्वेश्चन करवाया जाएगा। जब आप लोग सिलेबस को अपने कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर आप टॉपिक वाइज अपना सिलेबस को कवर करेंगे और जब आपका टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा सिलेबस तो उसके बाद आप यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन को अगर करना है तो आप लोग इस मॉक टेस्ट की सीरीज को दो। ठीक, चलो हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को। जो आपका यह क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी से है और जिन लोगों का डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा वह लोग इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में बोला है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या, देखो संख्या यहाँ पर लिख दिया जा रहा है कि 2, 3, 4, इसके बाद 6, x, 4 और 5, ठीक, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। आप लोग इसका आंसर बताओ। जिन लोगों को 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, देखो सबसे पहले इतना आप समझो, 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, देखो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। जो इनका डिविजिबिलिटी रूल होता है वह सेम होता है कि इसमें जितना डिजिट रहेगा उनका हम सम लेंगे और सम लेने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे। 3 से, अगर 3 से पूछेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर अगर 9 से पूछेगा तो 9 से हम डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वह जो संख्या रहेगा वह 9 से या फिर 3 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। चलो देखो अब आप लोग इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला है क्या, यहाँ पर 2, 3, 4, 6, x, 4 और 5, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 9 से। आप यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर जो नंबर दिया है इनका सम लेके आप 9 से डिवाइड करो। देखो यहाँ पर 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, ये दोनों हो जाएगा 9 से कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर देखो 6 और 3 हो जाएगा 9, इसका मतलब है भी दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद बचा कितना, 4 और 2 हो जाएगा 6, बचा कितना यहाँ पर 6 बटे में कितना करोगे जब आप 9, तो 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर x के स्थान पर कितना हम रख दें कि जिससे यह 9 से डिवाइड हो जाए, तो अभी भी जो 6 है 9 से कितना कम है, अभी भी जो है 6 है या 9 से अभी भी 3 कम है। इसका मतलब अगर x के स्थान पर अगर हम 3 को रखेंगे तो इसमें अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9 बटे में 9। तो इसका मतलब है दोनों जो 9 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर अगर x के स्थान पर अगर हम 3 को रख दें तो यहाँ पर जो यह क्वेश्चन है यह पूरा पूरा 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को। जो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है और उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा। यहाँ पर देखो जो आपका यह क्वेश्चन है ये आपका रिमाइंडर थ्योरम से है। नंबर सिस्टम का जो एक पार्ट होता है रिमाइंडर थ्योरम, उसी टॉपिक से यह क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताओ, सॉल्व करो आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब और देखो जिन लोगों का अभी भी नंबर सिस्टम का जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वह लोग जाकर पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक वाइज उसको कवर कर लेंगे। अगर वो आपका कवर हो जाएगा तो जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा यहाँ पर उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या को जब, सबसे पहले क्या बोला, एक संख्या है, अगर उस संख्या को आप मान लो यहाँ पर n, अगर इसको आप डिवाइड करोगे जब 119 से तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना बोल रहा हो जाएगा, जो इसका रिमाइंडर है वह 19 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि उसी संख्या को, जो यहाँ पर यह संख्या है जिसको हमने डिवाइड किया 119, अगर इसी संख्या को अगर हम फिर हम 17 से डिवाइड करें, किससे, 17 से अगर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा ये हमको बताना है। तो आप क्या करो, देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन जो दिया है इसको समझो कि इसमें बोला कि एक संख्या है अगर उसको हम 119 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 19 बच रहा है। और अगर फिर उसी संख्या को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो उसका वहां पर उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा। देखो जब 17 से बोला तो सेम क्या करेंगे, 17 से उसके रिमाइंडर को डायरेक्ट हम कर देंगे डिवाइड। जब 17 से हम 19 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 का नाम 17, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। ठीक, यही आपका सीधे सीधे हो जाएगा आंसर।
कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो संख्या थी जिसको हमने 119 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 19, और जब फिर हम उसी संख्या को 17 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी 17 से उसके रिमाइंडर को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा उसका आंसर। कितना रिमाइंडर उसका हो जाएगा, 2। चलो देखो अगला, देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। यहाँ पर देखो जो 4 ऑप्शन दिया है इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और आप लोग बताओ, क्योंकि अभी भी जो डिविजिबिलिटी का रूल है 9 का उसको बताया गया है। इसका आंसर आप लोग बताओ, तब तक इसका जो ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। सबसे पहले जो इसमें बोला है 1 2 3, इसके बाद 2 और 1। अगला वाला इसमें है 1 2 3 4 और 5। ऑप्शन नंबर सी है इसमें 4 5 6 5 और 4। ऑप्शन डी है 4 5 6 7 और 8। लगाओ आप लोग यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जितनी भी यहाँ पर संख्या है इन सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे 9 से, या फिर यहाँ पर बारी बारी से हम 9 9 का हम यहाँ पर जोड़ा बनाकर उसको कैंसिल कर दे जाएंगे, और लास्ट में जो बचेगा वही इसका हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। देखो सबसे पहले सबको डिवाइड करना किससे है, 9 से। पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर, इस सबको पहले आप ऐड करो, यहाँ पर जितना भी नंबर दिया इनके डिजिट को आप ऐड करो। यहाँ पर देखो 3 2 5 5 1 6 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 8 1 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर जो पहला है 9 से पूरा डिविजिबल है, और हमको यहाँ पर बताना क्या था, कौन 9 से पूरा विभाज्य है। यहाँ पर देखो पहला इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, कि पहला वाला जो दिया है 9 से पूरा डिविजिबल होगा। अब आप चेक कर लो क्या यहाँ पर जो और जो 3 दिया क्या डिविजिबल है। यहाँ पर देखो सबसे पहले 5 और 4 हो जाएगा 9, या दोनों हो जाएगा 9 से कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर जो दिया है देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो यहाँ पर देखो जब 14 को जब आप यहाँ पर 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा 9 से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है हो जाएगा गलत। अगला यहाँ पर 5 4 9, यह 9 से डिविजिबल। इसके बाद 5 4 9 यह भी डिविजिबल, लेकिन जो 6 है यह 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यह भी हो जाएगा गलत। इसके बाद अगला वाला जो दिया है 5 4 9, यह होते हो गया कैंसिल। इसके बाद 3 2 5 1 6, और जो 6 है आपका यह 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत, और आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि 658 गुणे में 529 गुणे में 476। देखो इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, और यूनिट डिजिट जो टॉपिक है इसको पूरा डिटेल में नंबर सिस्टम वाली क्लास में बताया गया है। देखो इसमें क्वेश्चन में जो बोला सबसे पहले कि 658 गुणे में 529, आगे बोला इसमें कितना है 476 गुणे में 312 के गुणनफल में यूनिट डिजिट कौन सा होगा। देखो बहुत सिंपल है भी है, इसका आंसर पहले आप लोग बताओ, कि यहाँ पर आपको बताना कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक इसका क्या होगा। बनाओ आप लोग, इसका आंसर करो पहले। चलो देखो आपको यूनिट डिजिट वाली क्लास में यह बताया गया, अगर कोई भी नंबर अगर गुणनफल के फॉर्म में दिया हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, केवल उसको जो यूनिट डिजिट रहेगा उसी का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो पहले में यहाँ पर जो बोला है कि 658 में केवल जो इसका लास्ट वाला जो डिजिट है इसको हम लेंगे। यहाँ पर 8 को लेंगे, 9 को लेंगे, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 को। देखो सबसे पहले 8 और 9 का जब इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, कितना आ गया 2। अब यहाँ पर 72 में से हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है उसको केवल लेंगे, जो अंतिम अंक लास्ट डिजिट इसको लेंगे 6, और यहाँ पर देखो 6 और 2 का जब इंटू होगा कितना यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर इसके बाद 2 और यहाँ पर 2 का इंटू हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
और अभी जो हमने क्वेश्चन किया था रिमाइंडर थ्योरम का, उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताओ। इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, कि इसमें इसका रिमाइंडर क्या होगा। बहुत सिंपल है, अभी जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसी पर था। इसमें जो बोला है, चलो इसको देखो अब, कि किसी संख्या, यानी कि आप समझ लो अगर कोई संख्या n हो, अगर इसको हम 56 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि जो इसका रिमाइंडर हुआ 29 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, 29। और इसके बाद बोला है कि अगर उसी संख्या को फिर अगर हम 8 से डिवाइड कर दें, ये जो यह संख्या दिया, अगर इसको हम 8 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो सीधे सीधे आप इसको डिवाइड कर दो किससे, 8 से, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 5। आपका ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन अब देखो। पढ़ो और इसको सॉल्व करो आप लोग। इस क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो पूरा पूरा 9 से डिविजिबल है। देखो ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, इसके पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दो। जो इसमें पहला वाला ऑप्शन दिया है वह है कितना, 2, 3, 4, 5 और 6। ऑप्शन नंबर बी है। देखो जिन लोगों का 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा वही लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर देखो बता दिया जा रहा है कि जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि जो संख्या 2 और 3, देखो जिस संख्या पर 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूरा पूरा लग जाएगा वह संख्या क्या होगा, 6 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ये देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वह 2 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इनके अंकों का जो सम है अगर वह पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो गया, कि अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जहां पर 3 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल पूरा पूरा लग जाएगा वहां पर जो संख्या रहेगी वह पूरा पूरा 6 से डिविजिबल होगी। सॉल्व करो। ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। पहला तो हो गया 2, 3, 4, 5, 6। इसका अगला वाला दिया है 4, 5, 6, 7 और 8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया है 5, 6, 7, 9 और 2। ऑप्शन नंबर डी दिया है 3, 4, 6, 7 और 2। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना है, जो 6 है 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 3। यहाँ पर 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो किस पर पूरा पूरा लग जा रहा है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करो, इनमें से जो संख्याएं दिया है कौन कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है। सबका जो यूनिट डिजिट है यह इवन है, जब इवन है इसका मतलब यह सब क्या होगा, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। लेकिन अब आप चेक करो यहाँ पर 3 से कौन कौन सी संख्या पूरा पूरा डिविजिबल है। 3 से चेक करेंगे कैसे, हम सबका लेंगे सम और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो 6 है 3 से कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5, 4, 9 यह भी 3 से कट जाएगा। 3 तो कट जाएगा लेकिन यह कटेगा नहीं, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। अगला वाला देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर यह जो दिया है 6, देखो 8, 6, 4, 10, 10, 5 कितना हो गया 15। 15 जो है 3 से डिविजिबल है, ये तो हो गया कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर है कितना है 8, 8, 2 कितना हो जाएगा 10, 10, 5 कितना हो जाएगा 15। 15 भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से डिविजिबल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। आप इन दोनों को भी चेक कर लो क्या है 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले लास्ट वाला है 3 तो कट जाएगा 3 से, 6 भी कट जाएगा, 7, 2 कितना 9, यह भी कट जाएगा, लेकिन 4 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। सी को चेक करो, यहाँ पर जो सी है 9 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7, 2, 9 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका हो जाएगा आंसर, कि 4, 5, 6, 7, 8 यह जो संख्या है यह 6 से पूरा पूरा क्या होगी डिविजिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है यह पूरा पूरा फॉलो कर रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो यह जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि 125 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें आपको बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या।
ओरिजिनल लोगों का नंबर ऑफ जीरोस का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होगा, वह लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर इसको लिख लेना आप इस प्रकार से, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। और क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर 125 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जब आप लोग पढ़ा नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक पूरा अगर डिटेल में, तो वहां पर आपको बताया गया कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, इसको वहां पर डिटेल में बताया गया है। इसको आप केवल डायरेक्ट यहाँ पर समझो कि 125 फैक्टोरियल में आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, कि इसके अंत में जो शून्यों की संख्या है वह क्या होगी। आप लोग इसका आंसर करो। देखो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जब भी हम शून्यों की संख्या को निकालते हैं तो उसमें हम क्या ढूंढते हैं, 2 और 5 का फैक्टर ढूंढते हैं, 2 और 5 का फैक्टर, क्योंकि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 2 और 5 का, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 0। जब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 रहेगा, इसका मतलब इन दोनों की जो पावर है अगर वह 1 1 है तो हमें शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या के अंत में शून्यों की संख्या में कितनी मिलेगी, 1। अगर इसका पावर 2 और 2 है तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 2। समझो आप कि अगर दिया हो 2 की पावर n गुणे में 5 की पावर n, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर हो जाएगा n। सेम इसी प्रकार सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कि 125 फैक्टोरियल में कि 5 की संख्या कितनी है, क्योंकि इसमें 2 की जो संख्या है बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 5 की जो संख्या होगी वह 2 की अपेक्षा कम होगा, लेकिन जो आपका नंबर ऑफ जीरो मिलता है वो यहाँ पर 2 और 5 का जो पावर इक्वल पावर जितना होगा उतना हो क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। जब 2 ज्यादा और 5 कम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की संख्या जो उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि 125 में हम निकालेंगे कि 5 की संख्या कितनी है। देखो 125 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसको हम 5 से डिवाइड। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना तो आप नंबर ऑफ जीरो का जो टॉपिक है उसको आप लोग कवर कर लो जाके। देखो जब 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 जब कितना हो जाएगा 25। फिर इसके बाद जितना आया है उसको फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, कितना हो जाएगा 5 जम 25। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पर जो नंबर है वह जिससे हम डिवाइड करें उससे छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5। अब पहले वाले को छोड़कर नीचे वाला जितना है इसको हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार है। तो 5 कितनी बार है, 5 की पावर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर 5 हो जाएगा 30, 30 एक कितना हो जाएगा 31, कि 5 की पावर कितना हो जाएगा 31। हमें यहाँ पर पता चलेगा कि 5 कितनी बार है। तो यहाँ पर जो 2 होगा, 2 की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या है वह कितना हो जाएगा, इसका पावर कितना आ गया 31। यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर भी देखो यहाँ पर इसको डिटेल में बता दिया गया है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। इसका आंसर आप लोग बताओ। इसमें देखो आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, कि 91 92 गुणे में 93, देखो इसको इस प्रकार से लिख लो, 91 गुणे में 92 यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। आपको बताना है यहाँ पर क्या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। 91 92 गुणे में 93 गुणे डॉट डॉट करके यहाँ कहाँ तक है, 99 तक है। इनका आपस में क्या करना है, गुणनफल करने के बाद जो इसमें इसका जो लास्ट जो अंक है, इकाई जो अंक है यूनिट डिजिट, वह क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो देखो सबसे पहले आप लोग समझो कि जब भी देखो यहाँ पर क्या बोला कि यूनिट डिजिट आपको बताना है अंतिम अंक। और आपको पता है कि जब 2 और 5 का कि अगर इवन नंबर, यहाँ पर समझो ध्यान से आप लोग, अगर इवन नंबर में अगर हम इंटू कर देंगे 5 का, तो वहां पर आपको हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट है वह क्या मिल जाएगा, 0। ठीक।
और आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें कितना बोला 91, फिर कितना है 92, 92 में यहाँ पर आपको मिल गया 2, यह क्या आपका इवन है। फिर इसके बाद 94 में भी आपको 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है, एक अगर 5 मिल जाए तो जिससे आपका एक क्वेश्चन है तुरंत खत्म हो जाएगा कि यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 91 गुणे में 92 गुणे में 93 गुणे में 94 फिर गुणे में 95 फिर 96 97 ऐसे करके इंटू हुआ होगा। इसका मतलब इसमें बीच में कहीं ना कहीं पर आया होगा 95, और 95 में जो इसका लास्ट वाला जो अंक है वह कितना है 5 है। तो 2 और 5 का जब आपस में इंटू होगा तो लास्ट का जो अंक है वह कितना आ जाएगा 0। और अगर एक बार अंतिम जो अंक अगर वह 0 आ गया तो उसमें हम कितनी भी संख्याओं का आपस में इंटू कर देंगे तो उसका जो अंतिम अंक होगा, जो यूनिट जो डिजिट होगा उसका, वह कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक, अगला वाला देखो, चलो अब पढ़ो अगला वाला क्वेश्चन ये। देखो जो आपका ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि 680 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो इसमें नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या है वह कितनी होगी, कि नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या है वह कितनी होगी। देखो इसमें क्वेश्चन में बोला कितना 680 फैक्टोरियल, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। अभी आपको क्वेश्चन बताया गया सेम इसी पर, इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो देखो, यहाँ पर भी देखो, जैसे आपको फैक्टोरियल में कोई भी क्वेश्चन देगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, केवल 5 की संख्या कितनी बार है हम निकालेंगे, और जैसे आपको पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार है, डायरेक्ट 5 जितनी बार होगा वही उसका हो जाएगा आंसर, की नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप निकालो जो 680 है, इसमें 5 की संख्या कितनी बार है, कि 680 फैक्टोरियल। इसमें देखो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का नंबर 5, बचा यहाँ पर कितना 1, यह हो गया 18, 5 3 कितना हो गया 15, इसके बाद 5 का कितना हो जाएगा 30। फिर देखो आगे 5 से फिर इसको आप डिवाइड करो, 5 दूनी 10, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, बचेगा 3, और 5 से कितना हो जाएगा 35, हो गया 27। अब फिर हम 27 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 में 25, इसके बाद फिर जाके डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 का नाम कितना हो जाएगा 5। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि आपने जब इसको 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 136, 27 और यहाँ पर 5 और 1, इन सबको जब आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो 5 की संख्या है कितनी बार है आपको पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। यहाँ पर अब इसको आप कर दो ऐड, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 6, देखो 7 6 कितना हुआ, फिर हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 कितना हो जाएगा 19, 9 हासिल है कितना 1, इसके बाद 3 2 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, इसके बाद 1, यहाँ पर कितना आ गया, जो 5 कितनी बार है 169 बार। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या है वह कितना आ जाएगा 169। ठीक है, इसका हो गया आंसर। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है पूछा जाएगा, यह है आपका सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन में बोला है कि अंडर रूट का पावर सबसे पहले कितना है 8, फिर इसके बाद फिर इसके अंदर है अंडर रूट का पावर 3, फिर इसके अंदर है 81 का पावर 2 का होल पावर कितना है 3 है। इसका आपको क्या बताना है मान। क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले अंडर रूट, इसका पावर है 8, फिर इसका अंडर रूट का पावर कितना है 3, फिर इसके बाद यहाँ पर है 81 का पावर है 2, फिर इसका होल पावर कितना है 3। इसका बताना हमको मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, जैसे जैसे इसमें बोला बारी बारी से आप सेम वही करते जाओ। आपको यह पता है कि अगर इस प्रकार से अगर कोई रूट दिया हो तो इस रूट का वैल्यू क्या होता है, इस रूट का मान होता है कि ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, इसका होल पावर 1/2। अगर इस रूट का पावर अगर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा मान
इसके अंदर जो संख्या रहेगा उसको हम लिखेंगे इसके अंदर, और उसका होल पावर कितना हो जाएगा 1/3। सेम इसी प्रकार जब यहाँ पर यह दिया है कि रूट का जो पावर है यह दिया है यहाँ पर 8, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 81 है, 81 को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कितना हो जाएगा 3 का अगर आप इंटू करो 3 3 9 3 27 3 का कितना हो जाएगा 81, कि 3 का पावर अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 को अगर चेंज कर दो आप, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4, 81 हो गया। इसका होल पावर कितना दिया है 2, फिर इसका भी पावर कितना यहाँ पर दिया है 3। अब देखो यह तो हो गया इतना। अब इसके बाद जब इसको दिया है अंडर रूट में, और अंडर रूट का पावर कितना है 3 है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इसका जो होल पावर है कितना कर देंगे 1/3। अब इसके बाद देखो, और इसका भी होल पावर यहाँ पर है जो अंडर रूट में कितना है 8 है, अंडर रूट का पावर 8 है, तो इसका भी हम ब्रैकेट लगा कर देंगे यहाँ पर 8। जैसे देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है आपस में सभी संख्याओं का इंटू हो जाता है, तो यहाँ पर कितना होगा, इन सब का आप आपस में इंटू कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर 4 से यह 8 कैंसिल हो गया, 4 के नाम 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 के नाम 2, और यहाँ से 2 हो गया कैंसिल, तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 3। ठीक, अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। और आपका जो है क्वेश्चन है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी राशि पर ब्याज दर से 4 वर्षों और 6 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा? बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन करवाया गया पहले भी, और आपके एग्जाम में ही ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, तब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन में बोला है क्या कि किसी राशि पर ब्याज दर से, यहाँ पर देखो अगर कोई राशि है अगर उसको हम मान लें पी, यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है अगर उसको हम मान लें पी, ठीक, और इसका जो रेट है वह उसको हम मान लें आर, और यहाँ पर क्या बोला 4 वर्ष और इसके बाद कितना है 6 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, तो आपको बताना है इसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर टाइम जो है दिया है, सबसे पहले कितने वर्ष के लिए 4 ईयर के लिए, फिर इसके बाद 6 ईयर के लिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करोगे आप इसमें कि इसका प्रिंसिपल आपको पता है कितना है पी है, देखो पी इंटू आर इंटू पहला वाला जो टाइम है वो कितना है 4 है, बटे में कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा पहले वाले का इंटरेस्ट। ठीक, इसके बाद लगाओ आप यहाँ पर रेशियो, फिर इसके बाद दूसरा वाला कितना हो जाएगा आर इंटू, सबसे पहले पी ही लिखो आप, देखो पी इंटू आर इंटू टी बराबर कितना है यहाँ पर 6 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर जो धनराशि है और जो रेट है वह सेम है, यही तो बोला है ना इसमें, तो बटे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ से देखो 100 और 100 हो गया कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया 4 रेशियो 6, 2 का नाम 2, नहीं 2 दूना 4, 2 3 कितना हो गया 6, 2 रेशियो कितना आ गया 3। यही आपका हो जाएगा आंसर कि इन दोनों के साधारण ब्याज का जो रेशियो होगा वह कितना होगा 2:3 होगा। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन अब चलो देखो, सेम इसी पर बेस्ड है भी है। ठीक, देखो क्वेश्चन में बोला कि सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति छमाही के, देखो प्रति छमाही लिखो या फिर यहाँ पर बोला प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली, 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा, सॉल्व करो आप लोग इसे। देखो क्वेश्चन में जो बोला है कि सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से उधार लिया, कितने 7% प्रति 6 महीने की दर से। जब देखो यहाँ पर जब 6 महीने की दर से इसने लिया कितना 7%, अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहे, देखो एक साल में कितने होती है 2 छमाही होती है, यानी कि 6 बार, देखो जो 6 अगर इसको इसमें हम 2 का इंटू कर देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा कितना 12 महीना, 12 महीना पर इसका जो इंटरेस्ट है वह कितना हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और जो 12 मंथ को हम कहते हैं कितना 1 साल 1 ईयर, तो यानी कि आपको पता चलेगा 1 साल में कितना परसेंटेज इस पर रेट लगा 14% का। ठीक, और देखो आगे जो बोला इसमें
कि 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। सबसे पहले देखो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर दो कि यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है, अगर इसको आप मान लो 100%, अगर आप प्रिंसिपल को यहाँ पर मानोगे 100%, तो यहाँ पर इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा या क्या हो जाएगा यहाँ पर RT%। तो यहाँ पर देखो इसका जो SI बराबर कितना हो गया, इसका जो रेट है वह कितना 14 और गुणे में इसका समय कितना लग रहा है, यहाँ पर 3 वर्ष बोला है, 14 कितना हो जाएगा 42%। यह इसका क्या आ गया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पता चल गया और आपसे यहाँ पर पूछा इसका अमाउंट क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखो इसका अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना 100%, सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना है 42, यह हो जाएगा आपका 142%। और आपको पता है जो 100% है यह बराबर किसके है 10,000 के, 100% है यह बराबर किसके है 10,000 के। तो यहाँ पर 142% बराबर है कितने के हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 0000 हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया, इसमें इंटू कितने का हुआ है 1000 का, कितने का इंटू हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, देखो एक कम यहाँ पर करो, अब देखो सही यहाँ पर 2 जीरो कट गया, यहाँ पर इंटू हुआ किसका 100 का, तो आप 100 का इंटू कर दोगे 142 में, 142 गुणी में 100 यानी कितना आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना आ गया यहाँ पर 14,200 रुपये, यही इसका हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट। कितने वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद इसको यहाँ पर इतने का भुगतान करना होगा, कितना आ गया 14,200 रुपये। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, जो आपका यह क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन में बोला यहाँ पर कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके जो सिलेबस हुआ है इसमें कवर करवाया गया है। यह आपका टाइम एंड वर्क से है। देखो इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताओ, तब तक यहाँ पर जो इसमें बोला है स्टार्टिंग का लाइन इसको लिखा जा रहा है कि यहाँ पर जो ए है किसी काम को खत्म कर रहा है, देखो ए जो है किसी काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में 40 दिन में, डी का मतलब आप समझना डेज, ठीक, और जो बी है यह उसी काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में 50 दिन में, और जो सी है नहीं बस इतना केवल, इसमें सी कहाँ है, ए किसी काम कर रहा है 40 दिन में, बी उसी काम कर रहा है 50 दिन में कर सकता है, उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। सबसे पहले आप यहाँ पर निकाल लो इन दोनों का एलसीएम, कितना होगा, जो एलसीएम आएगा या क्या हो जाएगा इनका टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वह आ जाएगा यहाँ पर 200, कितना हो जाएगा 200, ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क। जब इनका एलसीएम 200 आ गया तो यहाँ पर एक की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 25 कितना हो जाएगा 20, इनका एफिशिएंसी आ गया यहाँ पर 5 और इसका एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ए की एफिशिएंसी जो ए की कार्य करने की क्षमता वह 5 है, बी की कार्य करने की क्षमता कितना है 4 है। आगे जो बोला कि ए और बी दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किए, कि यहाँ पर ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 5 दिनों तक जब काम किए, तो यहाँ पर 5 दिन का काम और ए और बी की एफिशिएंसी कितना है 5 और 4 मिला देंगे कितना हो जाएगा 9, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। ठीक, इस इन्होंने जब ये दोनों आपस में मिलकर काम किए तो कितना काम खत्म हो गया 45 काम खत्म हो गया। अब आगे बोला इसमें, लेकिन फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, आपको बताना है। जो शेष काम बचा, इतना काम तो खत्म हुआ, अभी काम कितना बचा हुआ है 120 में से, देखो 120 कर रहे हैं यहाँ पर 200 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 1, 100 कितना आ गया यहाँ पर 55, 155 काम यह क्या है इसका शेष काम अभी बचा हुआ काम है। और ए जो है अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए की एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 5 है, तो ए जो है अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल वर्क जो बचा है शेष वर्क बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर एफिशिएंसी 5, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 का नाम कितना हो जाएगा 5, 31 दिनों में जो ए है वह इस काम को शेष काम को खत्म करेगा कितने दिन में 31 दिन में। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इकतीस दिन जिसका भी आंसर आया वह बहुत बिल्कुल सही है। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है भी रहेगा, इसका आंसर आपको बताना कमेंट करके, पढ़ो इसे।
बहुत सिंपल ये भी है। इसमें देखो बोला है कि ए तथा बी क्रमशः 25 दिनों और 20 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकते हैं। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष कार्य अकेले बी द्वारा पूरा किया जाता है। तो कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या का पता लगे। यहाँ पर आपको क्या बताना है? टोटल समय जो इन दोनों ने पहले साथ में काम किया, फिर इसके बाद जब एक ने छोड़ दिया काम को, जो अकेले शेष उसने पूरा किया, उसको भी मिलाकर टोटल जो काम है वह कितने दिनों में समाप्त हुआ। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा? देखो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करो आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन बोला कि ए तथा बी क्रमशः 25 और 20 दिनों में किसी काम करते हैं। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर है बी है। 20 और 25 कितना है? 25 और 20 दिन में, 25 और 20 दिन में पूरा करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100। जब इनका एलसीएम हो गया यहाँ पर 100, तो यहाँ पर ए है, इस काम कितने दिन में, ए की जो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। ठीक, आगे क्या बोला इसमें फिर कि वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है। जब 10 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए होंगे? 10 दिन। कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम किए होंगे, यानी कि 10 दिन का इनका कितना काम हो जाएगा? 5 4 9, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90 काम। और टोटल काम कितना है? 100। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? ये आपका टोटल काम TW इसे लिखो। ठीक, अभी भी आपका शेष काम कितना बचा हुआ है? 100 में से जब हम 90 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 10 काम। अभी भी 10 काम बचा हुआ। जब ए ने काम को छोड़ दिया, यानी कि इसको कौन किया होगा? बी ने किया होगा। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पर 10 बटे में कितना हो जाएगा? बी की एफिशिएंसी कितना यहाँ पर है? 5 बराबर कितना आ जाएगा? 2 दिन। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा? टोटल टाइम। यहाँ पर लिखो आप इसको, देखो टोटल टाइम। सबसे पहले यहाँ पर कितना समय लगा? सबसे पहले इन्होंने मिलकर 10 दिनों तक काम किया, जो यहाँ पर यह 10 दिन वाला, यह वाला काम है। 10 दिन ये और इसके बाद 2 दिन ये, टोटल मिलाकर यह काम जो कितने दिन में खत्म हुआ होगा? 10 प्लस में कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना आ गया? 10 और 2 हो गया 12 दिन। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन कितना? क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हो गया है। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यह दिया है, यह आपका परसेंटेज से है। ठीक, यहाँ पर जो आपका यह है परसेंटेज एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। उसकी गणना में लगभग कितने % की त्रुटि हो गई है? देखो एरर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपको बताया गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। वो भी किसमें है बताया गया? परसेंटेज वाली क्लास में। बताओ आप लोग इसका आंसर। इसमें बोला कि 9/2 के बजाय यहाँ पर क्या किया? 9/2 के बजाय इसने क्या कर दिया? 2/9 का गुणा। ठीक, ये देखो यहाँ पर सही है और इसने क्या कर दिया यहाँ पर? गलत। अब आपको देखो यह बताया गया कि जब भी आपको इस प्रकार से अगर कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हो त्रुटि, तो यहाँ पर जैसे देखो कितना है? 9/2 और कर दिया कितना? 2/9। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? इसका तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है कि 9 का आप इंटू करोगे यहाँ पर और 2 का आप इंटू करोगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 9, देखो 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 81। इसको बंद करो ब्रैकेट में, यही करना था। देखो सही, गलत कितना कर दिया? 2 दूना कितना हो गया? 4। यह यहाँ पर क्या कर दिया? गलत। अब देखो त्रुटि कितने की हो गई? करना था इसको यहाँ पर 81, लेकिन इसने कर दिया कितना? 4 का गुणा। करना था इसको 81 का गुणा, कर दिया इसने 4 का गुणा। कितने की यहाँ पर गलती हो गई है? जब इन दोनों को आपस में से माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 77। ठीक, कितना हो जाएगा? 77। 77 के यहाँ पर त्रुटि हो, 77 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100
बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 81। ठीक, इसी को आप लोग करके देखो, इसी को आप लोग सॉल्व करके आंसर करना, जो इसका आंसर आएगा। ठीक, इतना तो आप लोग सॉल्व करके आंसर कर सकते हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड भी है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या, देखो किसी संख्या में 8 से गुणा करने के बजाय 8 से विभाजित कर दिया गया। कि एक संख्या जिसमें आपको 8 से गुणा करना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको 8 से डिवाइड कर दिया। फिर आगे बोला है कि इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि होती है और इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितना होगी। आपको करना था यहाँ पर किससे, 8 से गुणा, और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 8 से भाग, यानी कि यहाँ पर जब आपने भाग किया इसका मतलब कितना हो गया, 1/8। जिसको भी लिख सकते हो आप 8/1। इसका इंटू कर दो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा 8×64। इसका इंटू कर दो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर 63। गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। करो आप लोग, इसका आंसर कितना होगा, जो यहाँ पर आएगा वही किसमें आ जाएगा, परसेंट त्रुटि, त्रुटि एरर। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन हो गया था। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है, देखिए आपका जो यहाँ पर यह क्वेश्चन है, यह आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि a रेशियो b इज इक्वल टू दिया है 11:7 और b रेशियो c बराबर दिया है 5:19, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ। कि यहाँ पर दिया है कि a रेशियो b बराबर कितना है, 11:7। फिर आगे बोला है b रेशियो c बराबर यहाँ पर कितना है, 5:19। ठीक, इसका आंसर आप लोगों को बताना है यहाँ पर क्या होगा कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। स्याही खत्म हो गई इसकी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, तब तक इसका जो रूल है इसको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। देखो इसका जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, यह क्या है। जब भी आपसे इस प्रकार का पूछेगा कि a रेशियो b, फिर इसके बाद देखो b रेशियो c, यहाँ पर बताना आपको a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। इसका देखो हम करेंगे सीधे सीधे इंटू, फिर इसके बाद जो यहाँ पर रहेगा दूसरा वाले का, देखो दूसरे वाले का पहला और पहले वाले का दूसरे में इंटू करेंगे। इसके बाद इसका हम इंटू कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो a इंटू बी पहले होगा, फिर रेशियो b इंटू बी हो जाएगा, फिर रेशियो b इंटू सी हो जाएगा। आया समझ में ना। इसी प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का सीधे सीधे इंटू, इसके बाद इसका इंटू यहाँ पर, फिर इसके बाद इसका इंटू यहाँ पर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो। पूरा देखो सॉल्व करवा दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले इन दोनों का सीधे सीधे इंटू, इसके बाद 5 का इंटू 7 में, फिर 7 का इंटू कितने किस में हो जाएगा, 19 में। इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट करके। करो आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो तब तक, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता देना। देखो यह वाला क्वेश्चन सेम इसी तरह है। इसमें देखो क्या बोला है कि यदि a रेशियो b बराबर दिया है 5:4, यदि a रेशियो b बराबर दिया है 5:4, फिर आगे बोला है b रेशियो c बराबर दिया है 3:5, b रेशियो c बराबर दिया है 3:5। आपको बताना है फिर यहाँ पर क्या कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। कि यहाँ पर क्या बताना आपको कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। इसको सीधे से देखो तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, रेशियो इसका इंटू होगा कितना होगा, 4 3 12, रेशियो 5 होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20।
यह किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब डायरेक्ट यही हो गया इसका आंसर। अब चलो देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है, यह आपका एवरेज से है। ठीक, देखो क्वेश्चन में बोला है कि संख्याओं का औसत 12 है। देखो संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो इसके नया औसत क्या होगा। जो इसका नया औसत है यह क्या होगा, कि अगर प्रत्येक संख्या में अगर 2 की वृद्धि कर दिया जाए। बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि देखो जो आपका एवरेज की क्लास हुई है उसमें इसको बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि अगर प्रत्येक संख्या में अगर वृद्धि कर दिया जाए या फिर प्रत्येक संख्या में कमी कर दिया जाए तो इसके एवरेज में क्या वृद्धि होगी क्या कमी होगी, ये आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। इसका आंसर करो आप लोग कमेंट। चलो देखो जो इसमें बोला है कि संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो जब भी प्रत्येक संख्या में अगर वृद्धि किया जाए या फिर प्रत्येक संख्या में कमी किया जाए, जितने की इसमें कमी कर रहा है या फिर जितने की वृद्धि कर रहा है, अगर सभी संख्याओं में हो रहा है तो इसके एवरेज में भी वही कमी होगी या फिर वही वृद्धि होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि संख्याओं का औसत कितना है, 12 है, कि यहाँ पर जो इसका एवरेज है वह कितना दिया है, 12। अगर यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब इसके एवरेज में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। सीधे सीधे इसका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। जिन लोगों का आंसर 14 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो, अगला वाला। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 36 परिणामों का जो औसत है वह कितना है, 18 है। यहाँ पर देखो 36 परिणामों का जो एवरेज दिया है वह कितना है, 18 है। फिर आगे बोला है कि यदि प्रत्येक परिणाम में 2 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर इसका जो न्यू एवरेज है यह क्या होगा। करो आप लोग इसका आंसर कमेंट। ठीक, और आज की इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन करवाया गया। सो सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।